आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्टेटस और पैसों की लालच किसी को किस हद तक गिरने पर मजबूर कर सकती है। शेल पेट्रोल कंपनी आज 99 कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक कंट्री ऐसा भी है जिसमें बहुत सारे मर्डर्स शेल नहीं करवाए। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी शेल की वजह से खतरे में पड़ गई, लेकिन वो कंट्री इतना मजबूर है कि शेल को वहां से निकाल नहीं सकता। जिन लोगों ने ये करने की कोशिश की उनका अंजाम एक खतरनाक मिसाल बन गया और शेल के खिलाफ कोई नहीं जा सका। और ये सब कुछ जानते हुए भी पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स अथॉरिटीज भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आखिर ऐसा क्यों है और कौन सा कंट्री है जिनके खून को शेल ने ऑयल की तरह इस्तेमाल किया? आए इस बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं शेल कंपनी के ओरिजिन की। सैमुअल 1870 का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। ये सी शेल्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। 1870 में इसकी डेथ हो गई और इसका बिजनेस इसके दो बेटों को मिल गया। लेकिन इसके बड़े बेटे मार्कस को इतना बिजनेस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने केरोसिन यानी मिट्टी के तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। केरोसिन का इस्तेमाल वैसे तो बहुत से कामों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल लैट्रन्स और स्टोव्स में आग जलाने के लिए होता है। तो मार्कस का ये डिसीजन बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ। एक्सपोर्ट के दौरान इस ऑयल को वुडन बैरल्स में रखा जाता था जो अक्सर लीक हो जाते थे और मंजिल यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था, जिसकी वजह से इसे ज्यादा दूर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था। वैसे तो इस नुकसान के बावजूद मार्कस का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उसने इसका भी सोल्यूशन निकाला। उसने बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स डिजाइन किए ताकि ऑयल को डायरेक्टली सी पोर्ट्स के टैंकर्स में शिफ्ट कर दिया जाए। और फिर 1892 में मार्कस के बनाए हुए ऑयल टैंकर्स ऑयल को एशियन मार्केट यानी थाईलैंड और इंडोनेशिया तक लेकर पहुंच गए। उस वक्त पहली बार समुद्र के रास्ते से यूरोप से एशिया का कनेक्शन डेवलप हुआ और इस एक ट्रिप से मार्कस को इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। उस जमाने में कोर ऑयल कंपनी भी थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और उसका नाम स्टैंडर्ड ऑयल था, लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ यूरोप में ही ऑयल को एक्सपोर्ट कर रही थी। और उनको जब ये पता चला कि मार्कस एशियन मार्केट में ऑयल सप्लाई करने में कामयाब हो चुका है, तो उन्होंने मार्कस को एक ऑफर दी। वो उनके ऑयल की भी सप्लाई एशियन मार्केट में कर बदले में एक अच्छा कमीशन दिया जाएगा। लेकिन मार्कस ने उनकी ऑफर को रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसे पता था कि किसी और के लिए काम करने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। और फिर 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक न्यू कंपनी बनाई। अपनी कंपनी का नाम वो शेल रखना चाहता था और रॉयल डच के साथ शेल को मिलाकर उसने एक न्यू कंपनी बनाई जिसका नाम रॉयल डच शेल रखा गया। अप्रैल 23 को रॉयल डच कंपनी की क्रिएशन का टेलीग्राफ मिला एंड बूम, अपनी अलग सी कंपनी ओपन करने का मतलब था स्टैंडर्ड ऑयल से दुश्मनी लेना। और उस वक्त स्टैंडर्ड ऑयल का यूरोप में बहुत बड़ा नाम था, लेकिन मार्कस ने किसी बात की परवाह नहीं की और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। और देखते ही देखते शेल दुनिया की टॉप ऑयल कंपनी बन गई, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि अर्ली 20s में ये सबसे ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करने वाली कंपनी बन गई। इवन वर्ल्ड वॉर 1 में शेल ने सबसे ज्यादा ब्रिटिश आर्मी को ऑयल प्रोवाइड किया। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि अगर शेल कंपनी उनके साथ कॉर्पोरेट ना करती तो शायद वो कभी जर्मन को हरा ही ना पाते। ऑयल प्रोवाइड करने के अलावा शेल ने अपनी शिप्स भी ऑफर की और जहां तक हो सका ब्रिटिश मिलिट्री का साथ दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शेल ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया और उस वक्त ऑयल की वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि हर कोई यही समझ रहा था कि जो भी नेचुरल ऑयल को कंट्रोल करेगा पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। अब मार्कस के सामने एक और मसला पैदा हुआ कि वो ऑयल की हैवी डिमांड को कैसा पूरा करे, क्योंकि ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है, इसे अपनी मर्जी से ज्यादा नहीं किया जा सकता और जिन कंट्रीज के पास ऑयल है वो अपने रिसोर्सेज को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। मार्कस ऐसी किसी कंट्री की तलाश करने लगा जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व हो और वो बहुत ज्यादा गरीब हो। जहां गरीबी होगी वहां करप्शन करना काफी ज्यादा आसान होगा। बदकिस्मती से ये सारी कंडीशंस नाइजीरिया नाम की एक कंट्री फिट आ रही थी। शेल ने नाइजीरिया की गवर्नमेंट को बोला कि आप अपने ऑयल रिजर्व्स हमें मैनेज करने दें, हम नाइजीरियंस के लिए एम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। इवन ऑयल एक्सपोर्ट्स की वजह से कंट्री में बहुत ज्यादा डॉलर्स आएंगे और कंट्री की जीडीपी भी बेहतर हो जाएगी। और इन सारी कंडीशंस के साथ शेल ने नाइजीरियन ऑफिशियल्स को बहुत सारी रिश्वत भी दी। रिश्वत लेने के अलावा नाइजीरिया के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर वो खुद ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की ट्रेड करने के लिए जितने भी चैनल्स थे वो सब शेल के कंट्रोल में थे। तो नाइजीरियन गवर्नमेंट ने सोचा कि बेहतर है शेल के साथ ही पार्टनरशिप कर ली जाए और उन्हीं को काम करने दीजिए, बिकॉज नाइजीरिया गरीब कंट्री थी। उन्होंने सोचा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन डील फाइनल होने से पहले एक कंडीशन रखी गई, शेल अगर नाइजीरियन लोकल को जॉब प्रोवाइड नहीं करेगा तो डील खत्म की जाएगी। शेल ने इस बात को मंजूर कर लिया और पार्टनरशिप ऑफर करते हुए पूरे नाइजीरिया में
मौजूद ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया। यहाँ फ्रीक बर्च के कमेंट का जिक्र करना बहुत जरूरी है जो उन्होंने शेल कंपनी के बारे में किया कि शेल कंपनी का ऑयल की लालच की कोई लिमिट नहीं है, चाहे उसे ब्लैकमेल करना पड़े या डैमेज करना पड़े। ठीक यहीं से ही नाइजीरिया की तबाही का सफर शुरू हो जाता है। नाइजीरिया के मोर देन 1000 ऑयल वेल से शेल ने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। फिर 95% ऑयल को एक्सपोर्ट करने लगे और नाइजीरिया की टोटल इकोनॉमी का 40% रेवेन्यू इसी ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से जनरेट होने लगा। लेकिन जल्दी बहुत ज्यादा ऑयल निकलने के चक्कर में शेल ने मेंटेनेंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इवन नॉन एक्सपीरियंस लोगों को भी जॉब प्रोवाइड की, क्योंकि सडनली तो इतनी ज्यादा लेबर को ना तो वो ट्रेन कर सकते थे, ना ही एक्सपीरियंस लेबर को इंपोर्ट कर सकते थे। और इसी जल्दबाजी की वजह से ऑलमोस्ट हर जगह ऑयल स्पिल होने लगा, क्योंकि जिन पाइपलाइंस का यूज किया गया कुछ ही दिन बाद उनकी हालत खराब हो गई और बहुत सारे एरियाज में नॉन एक्सपीरियंस लेबर की वजह से ऑयल स्पिलिंग और फाइनेंशियल लॉस के अलावा लोगों की डेथ्स भी होने लगी। 1970 में सबसे पहला ऑयल स्पिल रिपोर्ट हुआ जिसमें ऑपरेशन फेलियर की वजह से 250 बैरल ऑयल वेस्ट हो गया और उसके बाद ये सिलसिला बस चलता ही रहा। नाइजीरिया's नेशनल ऑयल स्पिल डिटेंशन एंड रिस्पॉन्स एजेंसी NOSDRA ने एस्टिमेट लगाया कि 2020 से 2021 तक एक साथ 822 बैरल ऑयल स्पिल हुआ है और ऑलमोस्ट 28,003 बैरल ऑयल नाइजीरिया के डिफरेंट एरिया में बह गया, यानी पूरी कंट्री में हर जगह ऑयल फैल गया है। नदियों और नालों में ऑयल होने की वजह से काफी ज्यादा मछलियां मरने लगी और फिशरमैन का रोजगार खत्म होने लगा। इवन खेतों में भी ऑयल फैल गया, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की फार्मिंग्स करना मुश्किल हो गया। इवन लोगों के घरों में भी पीने का पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया। अगर पानी के टैप को ओपन किया जाए तो वहां से पानी कम निकलता था और ऑयल ज्यादा। लोगों में कैंसर जैसी बीमारी बहुत ज्यादा फैलने लगी। इवन वहां पैदा होने वाले न्यू बेबीज अनहेल्दी पैदा होने लगे। और तो और वहां के लॉ में भी ऑयल स्पिलिंग की कोई खास पेनल्टी नहीं थी, जिसकी वजह से ऑयल कंपनीज गवर्नमेंट से नहीं डरती थी। नाइजीरिया कंट्री से शेल की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में अब आ चुकी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उनकी बात पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, क्योंकि जिस कंपनी को बंद करने की लोग डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट तो खुद उसकी बिजनेस पार्टनर थी। सेकेंडली, अगर किसी ऑफिशियल ने शेल के खिलाफ कुछ करना चाहा भी तो उसको एक मोटी रकम की रिश्वत देकर खामोश करवा दिया जाता था। गवर्नमेंट को अब ये भी पता था कि अगर शेल को कंट्री से निकाल दिया गया तो उनकी इकोनॉमी का 40% रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, जिससे पूरी कंट्री में महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ शायद हालात इससे भी ज्यादा खराब हो चुके थे और ये सब कुछ गवर्नमेंट को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी आंखों पर अब पैसों की पट्टी बंधी हुई थी। 1990 में लोग और ज्यादा अग्रेसिवली प्रोटेस्ट करने लगे, जिससे शेल को काम करने में काफी ज्यादा मुश्किल आने लगी। 29 अक्टूबर को शेल ने सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मांगी और ठीक 2 दिन बाद ओंगी विलेज पर गन्स और ग्रेनेड्स के साथ अटैक हुआ, जिसमें 80 लोगों का मर्डर हुआ और ऑलमोस्ट 600 घरों को जला दिया गया। अफसोसनाक बात है कि ये अटैक पुलिस ने किया था, जिनकी ड्यूटी लोगों को प्रोटेक्ट करना होती है, उन्होंने लोगों का मर्डर किया। The Foreign Secretary Dominic Raab says he's alarmed by widespread reports of civilian deaths in Nigeria and called for an end to the violence. The human rights group Amnesty International says it has received credible and disturbing evidence that Nigerian security forces shot and killed at least 12 people. शेल को इस ट्रेजेडी से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ठीक 3 साल बाद 1993 में शेल की न्यू पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर शेल के कहने पर नाइजीरियन आर्मी ने स्ट्रेट फायरिंग की, जिससे एक आदमी की मौत हो गई, 11 लोग जख्मी हो गए। शेल ने आर्मी जनरल्स को भी अपना मुरीद बना रखा था, क्योंकि शेल ने इनको स्टेट ऑफ द आर्ट गन्स, शिप्स और इवन हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट किए थे। देखा जाए तो शेल ने ईच एंड एवरीथिंग को कंट्रोल किया हुआ था। और फिर एंट्री होती है एक हीरो की, जिसका नाम था केन सारोविवा। केन एक राइटर था और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट था। केन को आइडिया हो चुका था कि अग्रेसिवली प्रोटेस्ट करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। उसने शेल के खिलाफ एक जबरदस्त कैंपेन शुरू की। केन ने सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, प्रेस और हॉस्पिटल में भी लोगों की अवेयरनेस देनी शुरू की कि शेल किस तरह उनकी जिंदगियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर इसे रोका नहीं गया तो उनकी पूरी नस्ल खत्म हो सकती है। केन के लाखों फॉलोअर्स बन चुके थे। केन किसी भी तरह सेटलमेंट नहीं चाहता। इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मोटिव था कि शेल को कंट्री से बाहर कर दिया जाए। शेल ने केन को भी बाकी सब की तरह खरीदने की कोशिश की, लेकिन केन एक लालची इंसान नहीं था, तो उसने शेल की सारी ऑफर्स को रिफ्यूज कर दिया। इस वक्त केन एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका था, जिसके लाखों फॉलोअर्स थे जो हमेशा उसके इशारों पर चलते थे। केन और उसके साथियों ने शेल के ट्रक्स को रास्ते में ही रोकना शुरू कर दिया। पेट्रोलियम प्लांट्स में काम करने वाले लोगों को भी डराया धमकाया ताकि वो काम छोड़कर वापस अपनी कंट्री में भाग जाएं, जिसकी वजह से शेल को केन से बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि अब लिटरली शेल के ऑपरेशंस पर केन का असर पड़ना शुरू हो चुका था। शेल ने एक बार फिर अपना रास्ता साफ करने के लिए खतरनाक प्लानिंग की। शेल ने नाइजीरियन इंटेलिजेंस की टीम के साथ एक मीटिंग की और केन के खिलाफ एक प्लान बनाया। 1 महीने बाद केन के विलेज में 4 पुलिस ऑफिसर्स को ब्रूटली मर्डर किया गया और इसका इल्जाम केन और उसके साथियों पर डाल दिया, जबकि उस दिन केन विलेज में मौजूद ही नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारे पैसे देकर केन के खिलाफ झूठी
गवाही देने पर मजबूर किया गया, जिसकी वजह से 1 साल बाद 10 नवंबर 1995 में केन और उसके 8 साथियों को फांसी दे दी गई। शेल ने क्लियरली ये बात जाहिर कर दी, हीरोज की हैप्पी एंडिंग बस फिल्मों में ही होती है और जो भी शेल के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। इन 9 लोगों की फैमिलीज ने शेल के खिलाफ केस किया और 22 साल बाद 2017 में शेल को इस सारे इंसिडेंट में आधा कसूरवार माना गया। किन 9 लोगों ने? वही 9 लोग जिन्होंने शेल से पैसे लेकर केन के खिलाफ झूठा विटनेस बनकर गवाही दी थी। लेकिन शेल को सिर्फ $15.9 मिलियन का ही फाइन दिया गया। शेल के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी क्योंकि इससे ज्यादा वो पहले ही रिश्वत के तौर पर खर्च कर चुका था। 2012 में दुबई में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डाटा लीक हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि शेल ने $1.3 बिलियन की प्रॉपर्टी नाइजीरियन पेट्रोलियम मिनिस्टर और नाइजीरियन मिलिट्री जनरल्स को गिफ्ट की। शेल ने अपना अच्छा इमेज दिखाने के लिए बहुत सी एनजीओ को भी बहुत सारी डोनेशंस की और ऐसे बहुत से कमर्शियल एड्स बनाए जिसमें शेल ने जाहिर किया कि एक ऐसी कंपनी है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी में इन्वेस्ट करती है। बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शेल के बहुत सारे एड्स इसलिए बैन किए गए क्योंकि वो झूठे और मिसलीडिंग थे। 2011 में 40,000 बैरल नाइजीरियन रिवर में लीक हो गया। इतने ज्यादा ऑयल की वजह से ये रिवर लिटरली ब्लैक हो गया। इस रिवर में मौजूद सारी मछलियां मर गई, आसपास के खेत भी तबाह हो गए और उसमें किसी भी सूरत फार्मिंग नहीं हो सकती। 2017 में एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया कि प्रेग्नेंट वुमेन जो नाइजीरियन रिवर के 10 किलोमीटर के रेडियस में रहती हैं उनके बॉर्न बेबीज का 1 मंथ में ही मरने के 50% चांसेस हैं और अगर ये बच भी गए तो 40% चांसेस है कि वो फिजिकली मेंटली डिसेबल होंगे। लेकिन इस सारे मामले का इल्जाम शेल ने नाइजीरियन वर्कर्स पर ही लगाया और बोला कि ये मेरी नहीं बल्कि उनकी गलती है। अब मैं कहां तक बताऊं आपको, इसलिए बस इतना समझ ले कि नाइजीरिया की तबाही में 70% ज्यादा रोल शेल ने किया। इनफैक्ट शायद नाइजीरियन गवर्नमेंट का भी इतना ही रोल है क्योंकि वो ये सब रोक सकती थी। आज नाइजीरिया में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई क्योंकि सिर्फ एक कंपनी ने नाइजीरिया को इतना भयानक नुकसान पहुंचाया बल्कि वो उनकी गवर्नमेंट को भी अपनी उंगली के इशारों पर नचा रही थी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच की वजह से हुआ। क्या आपको आज से पहले शेल की इस डार्क साइड के बारे में पता था? अगर नहीं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।